चलिए भाई, बताइए कोई डाउट, कोई शंका? गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर एवरीवन। चलिए भाई, कोई डाउट किसी भी तरीके का? एनी डाउट्स? सर कल ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दिया था, ग्रेविटेशन। चलो, तो ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे हम कल ना। तो ग्रेविटेशन में हमने बात की थी, आई गेस, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, करेक्ट? यस सर। हॉलो स्फीयर की बात की थी हमने, कहा आप बात करते हैं सॉलिड स्फीयर, राइट? अगर हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो सॉलिड स्फीयर, अगर आपने बोला कि सर एक सॉलिड स्फीयर, राइट, आप बोलते हो हर जगह इसके अंदर क्या है, मास है। वही है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। सेंटर से कोई भी पॉइंट ले लो आर डिस्टेंस पर, आप बोलते हो कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, मतलब पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड है, तो उस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट विल कम एज जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ हॉलो स्फीयर। मैंने कहा अगर यही आप सेकंड पॉइंट आप बोलते हो, जब ये बॉडी कहाँ पहुंच जाएगी, सरफेस पे पहुंच जाएगी पॉइंट, तो आप बोलोगे पॉइंट कहाँ पर आ गया, सरफेस पे आ गया, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस इज इक्वल टू जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने कहा यही पॉइंट अगर आप अंदर ले आए, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितना है, सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, ध्यान रखेंगे हमेशा किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर से ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, और अगर ये पॉइंट अंदर होगा तो स्मॉल आर आप बोलोगे कैपिटल आर से कम होगा। तो आप बोलोगे अगर हॉलो स्फीयर की बात करते थे तो इनसाइड द स्फीयर जीरो आता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बट क्योंकि हम क्या बोलते थे, अंदर कोई मास नहीं है, जो कोई मास है बाहर है। इसमें आप बोलोगे कि सर ये मान लो ये पॉइंट अगर यहाँ पर है, तो आप बोलते हो कि सर इसमें केवल अंदर वाला जो मास है, केवल उसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगा, बाहर वाले मास की वजह से नेट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। ठीक है, तो आप अंदर वाले की वजह से निकालते हो, मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ डायरेक्टली, आप याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगा दैट विल कम एज जी एम बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। इंपॉर्टेंट है, मतलब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं विद स्मॉल आर, तो आप बोलोगे देखो सेंटर की बात करो, सेंटर पे स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, सेंटर पे स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, तो ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। मैंने कहा ये रहा। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर बढ़ोगे तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी। मैंने कहा कब तक, जब तक की बात सरफेस तक ना आ जाए। सरफेस के बाद जैसे आप बाहर जाते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लगा है, तो ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन है। अगर आप इसको वेक्टरली दिखाएंगे
तो आपको मैंने बताया कि Eg की वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑफ r आती है। r के ऑपोजिट देखो, r आपका ये एरो है, इधर की डायरेक्शन में r आता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ आएगी, मतलब नेगेटिव आएगी, है ना। तो इसलिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। अगर आप एक्चुअली ड्रॉ करोगे तो ग्राफ का जो शेप है बस कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सर आपको पता है Eg और r में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव का होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे भी दिक्कत हो प्लीज वहीं टोक देना, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, क्लियर है। अब हम अर्थ की बात करेंगे। अर्थ आपको ऐसा दिखेगा। अर्थ को भी हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये रिलेशन आपके रहती ही आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लें। मैंने कहा सर Eg और एक ही बात होता है, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। Eg की बात कर लो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लो, एक ही बात आती है, ठीक है। तो आप बोलोगे ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे अर्थ की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो वही बात कर लो आप, भाई साहब ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, किसी भी पॉइंट की बात कर लो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस पे। सरफेस पे बात करेंगे तो आपने बोला इसके मास को हम मास m और r बोल देते हैं। सरफेस पहला पॉइंट, एट सरफेस अगर g की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं सरफेस पे, तो सरफेस पे आप बोलते हो कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये स्मॉल r होता है यहाँ से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस किसी पॉइंट। तो सरफेस पे जो g आता है वो g एट सरफेस को हम बोलते हैं g m बाय r स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। नाउ आप बोलते हो वेरिएशन ऑफ एट एनी हाइट h, एट हाइट h मतलब आप बोलते हो कि सर यहाँ की बात करो, ठीक है। सरफेस की बात कर लोगे तो आप बोलो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, r थी। अब सरफेस से h हाइट पर है। अब देखो जो स्मॉल r है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस, ठीक है, और हाइट है केवल सरफेस से। तो आप बोलोगे सर एट हाइट h मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस स्मॉल r है, दैट इज r प्लस h स्क्वायर। तो आप बोलोगे g एट एनी हाइट h का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपको याद है, gm बाय स्मॉल r स्क्वायर होता था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ gm बाय r प्लस h का होल। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने कहा दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसमें हम एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगा लेते हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बना लेते हैं। इफ h इज वेरी स्मॉल या h आपका हाइट से बहुत छोटा, रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत छोटा है, मतलब आप बोल सकते हो 1-8 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो अगर 1-8 किलोमीटर भी होगा तो आप बोलते हो h इज वेरी स्मॉल। अगर आप बोलते हो कि सर h इज वेरी स्मॉल, यहाँ से आप h वगैरह कॉमन लोगे तो जो g एट यानी हाइट का एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बनता है वो बनता है g एट 1 माइनस 2h बाय r। मैं इसको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रिलेशन दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ अप्रोक्सीमेट है, अगर h बहुत ज्यादा है, किलोमीटर्स में है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। अगर h की वैल्यू कम है, काफी कम है, आप बोलते हो 1-8 किलोमीटर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद लगा सकते हो। हमने कहा देखो अभी तक आपने प्रोजेक्टाइल में बात कर लो या ग्रेविटेशन में बात हो, सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करो, तो हमने g को कैसा माना था, कांस्टेंट माना था। क्योंकि हम वहां पे बातें करते हैं केवल 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर,
तो आप बोलते हो कि सर अगर h हमारी बहुत कम है तो हम g को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते थे, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, क्योंकि हमें वहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी पड़ती थी, और इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते टाइम हमको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तभी लगा सकते हैं। तो वहां पे हम जी कांस्टेंट मान लेते थे, बिकॉज हम मानते थे सर हाइट इज वेरी स्मॉल, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इट इज वेरी स्मॉल, आप इस इतनी हाइट पे आप जी को कांस्टेंट मान सकते हो। बट इफ हाइट इज वेरी मच हाई, आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, बिकॉज नाउ द जी इज नॉट कांस्टेंट, जी इज वेरी, जी इज वेरिंग, आप देख सकते हो जी की वैल्यू चेंज हो रही है हाइट के साथ साथ, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो आपको जी का फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, अगर एक्स की वैल्यू थोड़ी कम है, 1 आध किलोमीटर 5 किलोमीटर है, तो आप ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो इजी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर काफी 1/स्क्वायर में, यहाँ पे पावर 1 है, तो सॉल्व करना आसान होता है। अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाए। मैंने कहा थर्ड पॉइंट बनता है एट एनी डेप्थ, अगर वो डेप्थ डी पे चले जाए। मैंने कहा मान लो कि सर यहाँ से ये डी डेप्थ है, ये सरफेस से डी डेप्थ, देखो भाई साहब सेंटर से डिस्टेंस ये होती है, हमें मालूम है कि सर अगर सेंटर से डिस्टेंस आर होता, सेंटर से डिस्टेंस आर होता तो फॉर्मूला जीएम बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता, बट यहाँ से बोला कि सरफेस से कितनी हाइट, सरफेस से डी डेप्थ पे जाना है, तो जो जी एट डेप्थ का फॉर्मूला आता है वो आता है जी एम बाय आर क्यूब, और स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल आर माइनस, स्मॉल आर लिखना होता है ना। अभी हमने देखा सॉलिड सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले में, सॉल्व करोगे तो जी एट डेप्थ का जो फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू जी एट सरफेस, ये क्या है, जी एट सरफेस है, जी एट सरफेस मतलब जीएम बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। ये जो जीएस लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ये वो जो सॉल्व होके आएगा वो आएगा 1 - d/r। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब आपको क्या लगता है सर ये वाला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला था, वैसे ही अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला नहीं, ये एक आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, चाहे डी डेप्थ छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब में ये फॉर्मूला लगेगा, हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज किया है। तो आप बोलोगे, तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि सरफेस, सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो भी वैल्यू घट रही है डी की, सरफेस से नीचे जा रहे हो तो भी वैल्यू घट रही है डी की, देख रहे हो, 1 - समथिंग 1 - समथिंग, तो सरफेस पे मैक्सिमम है, सरफेस पे कैसी है, मैक्सिमम है। मैंने कहा सर अब क्योंकि अर्थ रोटेट भी करता है, अर्थ क्या करता है, रोटेट भी करता है, राइट, ऐसे ओमेगा से, अर्थ अगर आपका रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से भी हमें नेट जी कभी कभी वेरी करता है, तो आप सोचो कि मान लो ये बॉडी यहाँ पर है, सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, सच दैट कि यार आपको ये एंगल कितना बना रही है, इक्वेटर वाली लाइन से, इक्वेटर जानते हो ना सेंटर, ये इक्वेटर वाली लाइन होगी ना, इक्वेटर वाली लाइन से अगर लैम्डा एंगल बन रहा है, अगर ये बॉडी ऐसे पॉइंट पर है सच दैट कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वेटर वाली लाइन से लैम्डा एंगल बना रहा है, तो आप बोलोगे कि सर जो जी की वैल्यू आएगी, जी एट लैम्डा इज इक्वल टू जी एस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। जी है एनी लैटिट्यूड, आप बोलते हो यहाँ पे कोई पॉइंट खड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे अगर जी एट इक्वेटर की बात करो, इक्वेटर, इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेटर पर अगर कोई पॉइंट है मतलब यहाँ है, तो मतलब लैम्डा कितना हो जाएगा, 0, लैम्डा 0 तो कॉस लैम्डा कितना हो जाएगा, 1, तो आप बोलोगे जी एट इक्वेटर कितना आ जाएगा, जी एस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर पोल्स में निकालोगे सर, पोल्स पे निकालना है तो आप बोलोगे पोल्स पे क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, जब ये पॉइंट पोल्स पे पहुंचेगा मतलब यहाँ पहुंचेगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0, तो आप बोलोगे जी एट इक्वेटर, सॉरी पोल्स इज इक्वल टू जी एट एक्स। आप मुझे जरा सा ये बता दो कि सर सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहाँ पर है, एनीवन, डेप्थ पर है, हाइट पर है, सरफेस पर है, इक्वेटर पे है, पोल्स पर है, कहाँ पर है, जी की सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कहाँ मिलने वाली है, एनीवन। सर पोल्स पे। पोल्स पे। वेरी गुड। क्या हो गया भाई, 10 10 मिनट पहले लोगों को क्लियर नहीं आ रही है स्क्रीन, स्क्रीन सही चल रही है ना यार,
कुछ लोगों के मैसेज पड़े चैट बॉक्स पे, स्क्रीन क्लियर नहीं है। तो सही है। चलो क्लियर है सर। योग्यता बेटा आपके एंड पे थोड़ा सा इश्यू होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो या दोबारा से एक बार रिज्वाइन करो। मेरे एंड पे क्लियर आ रही है बेटा, ठीक है, तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा आपके साइड पे। तो देखो सबसे ज्यादा सरफेस पे है, सरफेस के डेप्थ में जाओगे तो भी जी कम होगा, सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी कम होगा। यहाँ पे गलती पता कहाँ करते हो सर, ये एच हाइट है ये सरफेस से दी जाती है। सेंटर से अगर कोई हाइट देखेगा तो ये आर प्लस एच होगी, ध्यान रखना कई बार आपको घुमाने फिराने के लिए ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में वो ऊटपटांग की लैंग्वेज देगा। अब सरफेस पे भी आप बोलोगे पोल्स पे सबसे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, ठीक है, तो पोल्स पे मैक्सिमम है। वैसे भी शेप की वजह से हम देखें तो हम परफेक्ट स्फीयर नहीं मानते अर्थ को, अगर हम देखें अर्थ थोड़ा सा चपटा है ना, ओवल शेप का है, तो इक्वेटर पे उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। अगर हम सरफेस वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे तो इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे कि सर इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी। पोल्स पे रेडियस कम होता है, चपटा है ना, ऐसे ओवल शेप है, तो पोल्स पे रेडियस कम है तो जी एट पोल्स ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, राइट। तो ड्यू टू शेप भी आप बोलोगे पोल्स पे ज्यादा निकल के आता है। तो ये वैल्यूज आपको हर एक फॉर्मूले की याद होती है और आप इसके बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे सॉल्व होने चाहिए। सर ठीक जो है, आपने फोर्थ वाला बताया था वो किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं जी की वैल्यू? किसी भी पॉइंट पे यस, किसी भी पॉइंट मतलब सरफेस पे यस। ये सर सरफेस के किसी भी पॉइंट पे? हाँ, उसका अगर आपको एंगल पता होना चाहिए कि सर अगर वो पॉइंट जैसे यहाँ है, ठीक है, यस सर। तो यहाँ आने के लिए इक्वेटर लाइन से एंगल कितना बनाना है, अगर ये एंगल पता आपको तो आप किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, यस। जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। तो ये तो बात हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब आप देखो, अब वापस से हमने कहा सर हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं ये आई गेस सब आपको पता होंगे। ये वर्क एनर्जी पावर हम पढ़ चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, द वर्क डन ड्यू टू व्हिच फोर्सेस ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है, मतलब पोटेंशियलिटी डिफाइन होती है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप बोल सकते हो कि सर इसके लिए भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट लगेंगे आपके, ध्यान रखें इस चीज को। तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट क्लियर हम ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में कर चुके हैं। मैंने कहा ड्यू टू ऑफ पॉइंट में, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है डेफिनेटली। हम क्या करते हैं, हम इनफाइनाइट पे रेफरेंस को 0 ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन से लेके जाएं तो आप बोलोगे कि सर m1 और m2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ लाने में जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड फाइनल और आप बोलते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे हम कितना मानते हैं, 0। ये हमारा रेफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट हम कितना मानते हैं, 0। तब आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r। इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगी, माइनस जी m1 m2 बाय r, जो हमने इनफाइनाइट पे कितनी मान रखी है, 0 मान रखी है। रेफरेंस हमारा पहले से ही सेट है। अगर यहाँ पे कई सारे पॉइंट मासेस हो, देखो जैसे ये m1 है,
ये M2 है, ये M3 है, ये डिस्टेंस है R12, ये डिस्टेंस है R23 और ये डिस्टेंस है R13। अगर ये डिस्टेंसेस आपको पता है तो आप क्या करोगे, वेक्टरली ऐड कर दोगे, है ना? कोई दिक्कत? डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा गाइस? तो बोलते नहीं यार, एनीवन? सर एनर्जी तो स्केलर होती है ना? वेरी गुड, वही तो बोला, एनर्जी स्केलर होती है भाई साहब, डायरेक्शन वायरेक्शन का हमें कोई झंझट ही नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल निकालनी है तो क्या करो, ये वाले को, ये वाले को, इन दोनों के पेड़ की वजह से कितनी होगी पोटेंशियल, आप बोलोगे Gm1 M2 बाय R12। फिर M1 और M3 की वजह से कितनी हो जाएगी, माइनस Gm1 M3 बाय R13। सर फिर 2 और 3 की वजह से भी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे माइनस Gm1 2 M3 बाय R23। सारे पेयर्स को इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी निकालो और ऐड कर दो, बस ध्यान रखना कोई भी पेयर डबल बार काउंट नहीं होता है। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ मत कर देना क्योंकि 1 का 2 के साथ ऑलरेडी पेयर काउंट हो गया है। तो इंडिविजुअल पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और प्रॉपर्ली ऐड कर दो साइन के साथ। डायरेक्शन वायरेक्शन का झंझट नहीं होगा बिकॉज आप बोलोगे कि यहाँ पे ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वायरेक्शन का हमको कोई लोड नहीं होगा, ठीक है? और वैसे भी आप देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होता था वो ऐसे डिफाइन होता था, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डीएक्स, ऐसे डिफाइन होता था, ठीक है? तो यहाँ से एक और रिलेशन ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आपको पता है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू माइनस du बाय dr। याद है पार्शियल डेरिवेटिव वाला एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट में, तो यहाँ पे ये रिलेशन भी वैलिड रहेगा एज सच। अब टर्म होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की होती है, 2 पॉइंट मासेस की, 3 पॉइंट मासेस की, 4 पॉइंट मासेस की। अब हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि सर एक m की वजह से किसी दूसरे पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ये a पॉइंट पर डिफाइन हो रहा है जो कि r डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है कि सर इस पॉइंट पे अगर आप कोई दूसरा मास रखोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप बोलते हो अगर इस पॉइंट पे यूनिट मास रखा जाए, कैसा रखा जाए, यूनिट मास अगर कोई रखा जाए तब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। अगर एम नॉट मास को यहाँ रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे माइनस जी एम नॉट बाय आर, मैंने कहा डिवाइड बाय कर दो एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है किसी मास की वजह से, तो दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर, दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग आर होगी, आप बोलोगे उसकी वजह से अलग अलग पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल बहुत डिफरेंट नहीं है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और अगर आपको ये पता है किसी पॉइंट पे तो आप बोलोगे सर एम नॉट इंटू वी जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। किसी पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप बोलोगे कि एम नॉट मास अगर वहां रख देंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की, तो आप सिंपल क्या कर दोगे, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल की बात कर लेंगे, अगर आपको किसी को इसकी यूनिट पता करनी है, देखो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इसकी यूनिट की अगर बात करें तो कितनी होगी, जूल पर केजी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, जूल पर केजी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ये पॉइंट मासेस की वजह से हमने निकाला है। अब हम बात करेंगे अर्थ की वजह से, बेसिकली इसकी वजह से बात करेंगे, अर्थ की वजह से, इसका स्क्रीनशॉट में।
डेफिनेशन ध्यान रखें दिमाग में, क्योंकि बहुत सी चीजें हम डेफिनेशन से बात करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल के द्वारा कितना वर्धन करना पड़ेगा, विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वो डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर रखें। मैंने कहा सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की अगर हम बात करें, एंड यहाँ पे साथ ही साथ लिख लेते हैं सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या फिर आप ब्रैकेट में अर्थ भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा सर देखो हॉलो स्फीयर की बात करें, पॉइंट तो क्या बनाना है, तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैपिटल आर, मास एम, कोई भी पॉइंट पे निकालना है जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। सेम एज दैट ऑफ यू, आप लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ आप एच बोल सकते हो। अगर किसी दूसरे पॉइंट पे निकालना है तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ स्मॉल आर, तो यहाँ से यहाँ डी है। अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे ना अपन। तो देखो पहला, अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं आउटसाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो देखो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय, मतलब इस स्फीयर को आप पॉइंट मास की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। सिर्फ स्फीयर को, किसी को भी आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट नहीं करते। ये प्रूफ होके आता है कि स्फीयर को आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, और सेंटर पर रख के आप जो निकालोगे वो सेम आएगा। तो आउटसाइड पे इसलिए आप बोलोगे यहाँ पे भी जो पोटेंशियल आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस डी एम अपॉन आर। आउटसाइड है, आपने बोला सरफेस से एच हाइट पर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डी एम अपॉन आर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अर्थ के लिए ये वैल्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत हो बोल नो देना सर। वहीं पे। मैंने कहा दूसरा, अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, मतलब हम सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस की बात देखो, आपने बोला बेसिकली डिफाइन कैसे होगा, इनफाइनाइट से एक यूनिट मास को रखने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, इतना। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे आप बोलते हो कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा, ऐसे डिफाइन होगा। अब आप बोलोगे सर अगर सरफेस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो आप बोलोगे सरफेस आ जाएगा, या आप आउटसाइड की बात करोगे, सरफेस पे आ जाएगा माइनस डी एम बाय आर। यहाँ पे भी आप बोलोगे सर सरफेस पे लिखा जाएगा माइनस डी एम बाय आर, क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात। अब अगर हम इनसाइड की बात करें, अंदर तो कोई मास, अंदर इसमें इलेक्ट्रिक कोई ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा था, नहीं लगा था। मतलब यहाँ से यहाँ लाने तक जो वर्क डन करना पड़ा, उसके बाद जैसे आप अंदर गए कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि जब आप बी इनसाइड आ जाओगे, मतलब आर की वैल्यू लेस देन आर हो जाएगी, मतलब आप कहाँ पहुंच गए, इनसाइड पहुंच गए। तो जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा। अंदर जाने में इस केस में कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे तो अंदर भी फोर्स लग रहा होगा, अंदर भी ग्रेविटेशन फील्ड रहेगी रहेगी। आप बोलोगे यहाँ पे बी इनसाइड का जो फॉर्मूला आता है, वैसे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आपके लिए जनरली पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, जी एम बाय आर क्यू माइनस 1/2 जी एम बाय आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर। ये नहीं भी आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रिलेशन आता है। ठीक है, ये रिलेशन इतना जल्दी पूछा नहीं जाता है, तो बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इनसाइड सरफेस के बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे इनसाइड पे अलग अलग वैल्यू रहेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा ना बी का, मैं, चलो नेगेटिव ही आना चाहिए, हर जगह नेगेटिव चल रहा है, तो जो ग्राफ बनता है वैसे बनता है। देखो आर की वैल्यू 0 सेंटर से लेके सरफेस तक कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। कैसा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसके लिए अगर आप देखोगे तो कैसा रहता है, ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे पैराबोलिक रहेगा, ये ग्राफ आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला पोर्शन पैराबोलिक रहेगा,
आर की वैल्यू कैपिटल आर का, तो अक्सर भी प्रोपोर्शनल टू आर लगता है। ये है सॉलिड के लिए और ये है हॉलो के लिए। ये ग्राफ थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे अगर सेंटर पे जरूर थोड़ा सा याद रखना कि सेंटर पे, जब सेंटर पे निकालना होगा तो आप बोलोगे स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0। सेंटर पे जाओगे तो आर की स्मॉल आर वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -3/2 gm/r²। मतलब वी एट सेंटर कितना निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ वी एट सरफेस। सरफेस के 3/2 टाइम्स होगा सेंटर पे, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू वी एट सेंटर कितना आ जाएगा, 3/2 वी एस आ जाएगा। तो ये बातें हुई आपकी पोटेंशियल की अलग अलग। ये फॉर्मूले थोड़े से तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं इनके डेरिवेशन में नहीं जाता क्योंकि डेरिवेशन आपने मतलब की नहीं है, बट हाँ ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आपको दोनों में सिग्निफिकेंटली आपको डिफरेंस याद रहेंगे तो काम बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वो कैपलर लॉ से पूछे जाते हैं या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यार आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, याद रहेंगी ये बातें। भाई साहब कुछ बोलते रहिए साथ में, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाते रहिए। Yes, sir. है ना। चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करने वाले हैं, सीख लेना अच्छे से। वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमने वर्क पावर एनर्जी में सीखा हुआ है, मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ग्रेविटेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जरूर दिखा दूंगा। देखो मैकेनिकल, मैंने कहा सर मान लो यहाँ पर ये अर्थ है, एक मास एक्स हाइट पर है, इस पॉइंट पर एम मास रखा हुआ है, ये अर्थ है, अर्थ का मास है और रेडियस आर है। मुझे इसकी कोई पोटेंशियल बता देगा, पोटेंशियल कितनी होगी। एनीवन, एनीवन कोई भी पोटेंशियल एनर्जी। अरे कुछ तो बोलो यार। mgh mgh कौन बोला था बताइए भाई। जैन जॉन। देखो आपने अभी तक जो बातें की थी वर्क ऑफ एनर्जी में, वहां पे h की वैल्यू बहुत स्मॉल होती थी, और h की वैल्यू स्मॉल होती थी तो हम बोलते थे कि सर वहां पे g की वैल्यू वेरी नहीं कर रही होती थी और सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलते थे। बट सबसे पहली बात तो अब ये सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, अब आपकी जीरो है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पोटेंशियल वाला कंसेप्ट निकालना पड़ेगा। सर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल की वैल्यू आती थी -gm/r, और उसमें m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी आएगी वो आएगी -dmm/r+h। पहले तो ये सीख लो। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते थे और बहुत कम डिस्टेंसेस की बात करते थे, जो कि वर्क पावर एनर्जी तक हमने बात की थी, तब आप एमजीएच वगैरह बात करते थे। अब यहाँ एमजीएच नहीं है, वो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता था क्योंकि हम सरफेस पे जीरो मानते थे, और यहाँ पे तब आप बोलोगे यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल की डिफरेंस कितना है, एमजीएच, क्योंकि सरफेस पे हम जीरो मान के चलते थे। अब हमारा सरफेस पे नहीं, इनफाइनाइट पे जीरो मान रखा है हमने। अगर मैं इसी को सरफेस पे लेके आ जाऊं तो आप बोलोगे तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जब आप ये सरफेस पे आ जाएगा तब आप बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी dmm/r। ध्यान रखें जब सरफेस पे ये पॉइंट मास होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस पूछेगा तो आपको दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख लो सबसे पहले।
दूसरी बात, अब जरा देखो, मैंने कहा सर यहाँ पे अगर मैंने बोला कि सर सरफेस पे एक एम मास की बॉडी को v स्पीड से थ्रो किया, जब ये बॉडी सरफेस पे थी v स्पीड पे थ्रो किया, तो बताओ h हाइट पे इसकी स्पीड कितनी होगी? समझ में आ रहा है? जब वो h हाइट पर होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी? अगर वो h हाइट पर है तब उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? कोई बता सकता है? एनीवन? सॉल्व करने का तरीका बता सकते हो? कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर है? अरे यार बोलते नहीं हो यार, तुम लोग यार, मजा नहीं आता यार, मुझे रुलाओगे किसी दिन। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बता दो। मैंने कहा सर अगर सरफेस से एक एम मास के ऑब्जेक्ट को v स्पीड से थ्रो किया, जब वो h हाइट पर पहुंचेगा तब आप बोलोगे, या फिर एक काम करो, सबसे और भी सिंपल कर लो, मैक्सिमम हाइट निकाल दो। What will be the maximum height reached by this object? चलो खैर मैं आपको कर देता हूँ। पहली बात तो अब वो वाले कंसेप्ट नहीं लगेंगे जो आपने वहां पे लगाए थे h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2t वाला, बिकॉज वहां पे हम मानते थे g की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, h बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। सर यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल लो और इस फोकस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाल लो। आप बोल सकते हो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की बात करो, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? आप बोलोगे माइनस जी एम एम बाय आर, ये एनर्जी देखिए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? आप बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कितनी होगी? ये अगर h हाइट पर पहुंच रहा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट है तो भाई साहब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो जाएगा? वहां पे जाके वो बॉडी रुक गई, उससे आगे नहीं जा सकती, मतलब बॉडी वहां पे रुक गई, उसके बाद वापस आने लगेगी। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पे और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, बाहर के रेजिस्टेंस वगैरह सब इग्नोर कर रखे हैं, तो आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। दोनों को इक्वेट कर दोगे, h की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। इज इट क्लियर? क्लियर है ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप लगा सकते हो। कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हो तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका हम यूज कई बार करने वाले हैं। फाइनल और इनिशियल इक्वल कैसे हो गया? क्या हुआ मदन बेटा? सर ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्यों हो सकती है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पता है क्या होता है? क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ नाम है? तुम नाम है? क्या नाम है? सजन। मदन? सजल? भूल जाता हूँ यार, सौरभ सोम एस से बस याद रहता है। सजल, सजन या सजल? सजन सजन SAJ। अच्छा, मतलब साधन वाला। शर्मा आ गया रहता है। हाँ भाई साहब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पता है ना? नहीं पता? क्यों मदन बेटा? सजन बेटा कुछ तो बोलो। सर बता दो एक बार, हाँ एक बार बता दो सर। एक बार बता दो बेटा, कितने बार बताऊंगा यार? हाँ? When the net work done by all the non-conservative forces is zero, then the mechanical energy of the system will remain conserved. Work energy power में पढ़ा था हमने। यहाँ पे और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम मान ली चल रहा है या फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? The work done by all the non-conservative forces is zero. The only work done will be due to the gravity, and that is a conservative force. So the mechanical energy will be conserved between 2 points. Madan? यस सर क्लियर है।
हाँ जी, तो बस इसी वजह से ये दोनों इक्वेट करना है। एनी अदर डाउट किसी को भी? ये बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं आनी चाहिए। देखो मैं 2 मंथ बीच में अप्लाई करके दिखाई है, आगे इसका यूज करने वाले हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं एस्केप स्पीड की। अगेन इसी का एक एप्लीकेशन टाइप का है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखो कोई भी बॉडी, आप क्या बोल रहे हो, किसी भी बॉडी को आप थ्रो करते हो, ऊपर ऊपर तक जाता है, वहां पे जाके रुकता है, वहां से वापस आ जाता है। मैंने कहा सर अगर मैं और ज्यादा स्पीड से थ्रो करूंगा तो वो और ज्यादा हाइट तक जाएगा, वहां रुकेगा और वापस आ जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्पीड भी है कि अगर उस स्पीड से ज्यादा आपने थ्रो कर दिया, वो एनर्जी, वो बेसिकली क्या हो गया, वो इतनी हाइट अचीव कर लेगा कि वहां पे आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वहां पे जीरो हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो उसको वापस नहीं खींच पाएगा। तो एस्केप स्पीड क्या होता है कि वो मिनिमम स्पीड जिससे मैं बॉडी को थ्रो कर दूं such that कि it will escape out of the earth gravitation field, वो वापस ही ना आए मेरे पास। तो देखो बहुत ज्यादा स्पीड से थ्रो करोगे तो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा मिनिमम स्पीड बता दूं कि कितने से थ्रो करूं कि उसके बाद फिर वो वापस ना आए, उसको बोलते हैं हम एस्केप स्पीड। ठीक है, तो वही वाला कंसेप्ट देखो अभी लगेगा। आपने बोला कि सर अगर हम इसको सरफेस से मान लो 20 स्पीड से थ्रो करें, अगर 20 स्पीड से थ्रो करेंगे तो आप बोलते हो कि सर ये ऐसा होना चाहिए कि ये बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब क्या हो गया, जहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल, आप बोलते हो इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इनफाइनाइट डिस्टेंस से पहुंच गया ऑलमोस्ट, तभी जाके ये होगा। आप बोलते हो कि सर ऐसी स्पीड से थ्रो करो कि इस बाउंड्री को क्रॉस करते टाइम अगर इसकी वेलोसिटी 0 भी हो जाए तो भी चलेगा। अगर इस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया और करके उसकी स्पीड 0 भी हो गई तो भी अब ये वापस नहीं आएगा। तो आपने बोला मुझे मिनिमम निकालना है, तो मैं कहता हूँ मान लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाके जस्ट क्रॉस करके 0 हो गई। क्लियर है? तो बताओ यहाँ पे कितनी स्पीड से थ्रो किया गया होगा। मैंने कहा सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। मैंने कहा ये इस स्पीड को मैंने वी एस्केप हो दिया, मिनिमम स्पीड जिससे बॉडी को थ्रो करें कि बाउंड्री को क्रॉस कर ले। मैंने कहा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पे होगी -GMM बाय स्मॉल आर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू हाफ mv² और यहाँ पे तो आपको पता है u भी 0 होगा और k भी 0 होगा। दोनों को इक्वेट करोगे तो आप बोलोगे सर बीई जो निकल के आएगा वो ऐसे निकल के आएगा √2gm/r। या फिर आप क्या करो, m से मल्टीप्लाई, r से मल्टीप्लाई कर दो, r से डिवाइड कर दो, gm/r² क्या हो जाता है, g एट सरफेस। तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू √2gr। तो दैट इज एस्केप स्पीड। अगर आप इस स्पीड से थ्रो कर दोगे, ठीक है, तो फिर बॉडी विल नॉट कम बैक। मिनिमम स्पीड है, इससे या इससे ज्यादा से थ्रो कर दोगे। ठीक है, तो अगर हम सरफेस की बात करें, अगर हम सरफेस से थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे आर आएगी, अगर सरफेस से किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा, मतलब r प्लस एक्स आ जाएगा। तब आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप बोलोगे अगर सरफेस की बात करें, एट सरफेस जो एस्केप स्पीड की वैल्यू आती है वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपने इस स्पीड या इस स्पीड से ज्यादा से थ्रो कर दिया किसी भी बॉडी को, दैट विल नॉट कम बैक। तो गलती से अपने किसी दोस्त से इतनी नाराज मत हो जाना कि आप उसको इतनी तेजी से लात मार दो कि वो स्पीड से बाहर चला जाए। होता है तू आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना, शक्ल नहीं दिखाना हो तो उसे इस स्पीड से थ्रो कर दो, कभी आप उसकी शक्ल नहीं देखोगे। ठीक है, तो भाई साहब उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। अब आप बोलते हो कि अगर मैंने यहाँ पे एस्केप स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फेंका तो आप बोलोगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ होगी, 0 नहीं होगी। तो अब आप पूछे तो बताओ जब ये इसको क्रॉस कर, अच्छा जैसे इसको क्रॉस करेगा फिर उसकी स्पीड स्लो डाउन होना बंद हो जाएगी। जैसे इसके ऊपर जाएगा स्लो डाउन होगा क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही होगी, एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी लग रहा है। लेकिन इसके बाद तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा, तो इसके बाद वो वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट। उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। ठीक है, इंटरस्टेलर मूवी देखोगे, मतलब उस लाइन को क्रॉस करने का उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी।
वो स्पीड निकालने को बोल दिया जाता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को जीरो ना मान के हम क्या मान लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और दैट वी वी हैव टू फाइंड आउट, और वही वी आपकी बची हुई स्पीड होगी। ठीक है, तो अगर आपकी एस्केप स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी से आपको थ्रो कर दिया है तो यहाँ पे आप बोलते हैं कि उसकी इंटरस्टेलर स्पीड भी आपकी कुछ ना कुछ आ जाएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एस्केप स्पीड के फॉर्मूले वगैरह और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने फिर से यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, तो ये चीजें पता होना चाहिए कि इन दोनों को मैंने इक्वेट किया। अगर किसी हाइट h से अगर थ्रो करोगे, यहाँ से थ्रो करोगे, एस्केप स्पीड यहाँ निकालनी है तो स्मॉल r रखना है या कैपिटल R की जगह पे आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दो। ये तो मैंने सरफेस से बात की है इसलिए मैंने सरफेस को लेके ये फॉर्मूला ड्रॉ किया। तो ये तो हो गई एस्केप स्पीड। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Now we are going to talk about the satellite. Again, mechanical energy conservation के ही application है satellite. Satellite. देखो सैटेलाइट क्या है। बेसिकली ये अर्थ है और सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रहा होता है, मान लो कहाँ पे, मार्स। क्लियर है? एम मार्स का सैटेलाइट है, ऐसे 20 फीट से इसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। दिस आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और ये जो पाथ होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। अच्छा, ये सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, एनी आइडिया? अरे यार तुम लोग यार आंसर का स्लो तो देखो यार। नहीं आता है तो मना करके तो सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोला करो यार। तो जब तक मैं ये 4 लाइन रिपीट नहीं करता हूँ तब तक तुम लोग के आंसर नहीं मिलते हैं। मतलब हर बार मुझे ये 4 लाइनें बोलनी पड़ती हैं। सर कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन यहाँ पे दे रहा होगा आपको वो बताना था, एंड दैट विल बी गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप क्या बोलोगे सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल, देखो मैं यहाँ बोलूंगा यहाँ पे ये 20 फीट से जा रहा था, टुवर्ड्स परपेंडिकुलर फोर्स मिल रहा होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, सर आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप बोलोगे सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाय r। वो किसके द्वारा गिवन होगा, आप बोलोगे सर दैट विल बी गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन होती है, तो दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। आया ना? ये जिस स्पीड से घूम रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल स्पीड। v नॉट जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। जिस स्पीड से घूम रहा होता है अपने ऑर्बिट में तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो देखो ये तरीका कैसे निकाला जाता है ये ध्यान रखना, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके पे बेस्ड आ चुके हैं, उससे तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे v नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करो जरा, देखो m से m कैंसिल, तो v नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है देखो अंडर रूट ऑफ gm बाय r। तो दिस इज योर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग इन अ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब आप बोलोगे सर टाइम पीरियड निकाल दो। टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कल को कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर एक स्पीड कांस्टेंट से घूम रहा है तो आपको पता है सर एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये 2 पाई r अपॉन कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v नॉट से। मैंने वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू देखो। मैं ये मेथड क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन मेथड पे बेस्ड आ चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर जो t की वैल्यू आएगी, t स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, सॉल्व करोगे जब आप v नॉट की वैल्यू यहाँ से रख दोगे तो जो वो वैल्यू आती है वो आती है 4 पाई स्क्वायर बाय v इनटू m इनटू r की पावर 2।
ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, राइट। आप लोग के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है। और आप यहाँ से एक चीज बता सकते हो कि टाइम पीरियड जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ अ satellite revolving in an orbit of r radius is given by this। क्लियर है यहाँ तक? ये टाइम पीरियड निकालने का तरीका। देखो कोई चीज रटने की मैंने कहा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने तुरंत तुरंत वैल्यू निकालते जा रहा हूँ तो आप भी निकाल सकते हो यार। ये चीज याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भूल जाओ तुरंत आप 2 सेकंड में याद निकाल सकते हो फॉर्मूला। अब मैंने कहा सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी? आप बोलोगे हाफ m v0 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आप आएगा हाफ g m हाफ। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की कितनी होगी? आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम स्मॉल आर। सॉरी कैपिटल आर। मैंने कहा टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? आप बोलोगे दोनों का सम। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो आंसर आएगा माइनस जी एम एम बाय 2। क्या है टोटल? अगर आप देखो सर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ और मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मैग्नीट्यूड वाइज, राइट, साइन ऑफ ये इस पे भी बेस कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल एनर्जी देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी, इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे टोटल एनर्जी बन जाएगी, राइट। तो टोटल एनर्जी जो आती है वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर आ रही है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ जीएमएम बाय आर और ये है माइनस जीएमएम बाय 2r। तो आप बोलो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन ये है कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज कैसे इक्वल है। टोटल एनर्जी कभी किसी भी बॉडी का नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो बॉडी बाउंडेड है, किसी ने उसको पकड़ रखा है, तभी टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब किसने पकड़ रखा है? अर्थ ने पकड़ रखा है। अगर आपको किसी बॉडी को फ्री कराना है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव हो या जीरो। अगर मेरी टोटल एनर्जी जीरो या पॉजिटिव है मींस आई एम फ्री। अगर मेरी टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो आप बोलोगे कि सर मैं किसी ना किसी से बंधा हुआ हूँ इसलिए मेरी टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। तो अगर इसको रिलीज कराना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलीज कराना है तो आप बोलते हो सर इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू दिस सैटेलाइट ताकि ये भाग जाए, फ्री हो जाए अर्थ से। मिनिमम कितनी एनर्जी दे दूं? मैंने कहा मिनिमम एनर्जी वो दे दो कि टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। तो जितनी एनर्जी नेगेटिव है बस उतनी एनर्जी दे दूं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आप बोलोगे उतने से ये बॉडी फ्री हो जाएगा। तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फ्री करने के लिए उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। Binding energy is the minimum energy required to be given to the satellite so that it will be set free, so that will be equal to minus of total energy। टोटल एनर्जी कितनी है? माइनस जीएम बाय 2r। तो आप बोलोगे इतनी ही एनर्जी और दे दो तो ये भाग जाएगा। अच्छा एनर्जी दोगे किस फॉर्म में? मैंने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी रेडियस ऑफ ऑर्बिट में अगर आप घुमा रहे हो तो आप बोलोगे पोटेंशियल तो आप चेंज कर नहीं पाओगे। तो आप जो एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे वो किस फॉर्म में दोगे? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दोगे। मतलब आप इतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे, इतनी एनर्जी देके उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो बॉडी विल एस्केप। ध्यान रखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अब आपने काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी और देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक ही बात है ना। टोटल एनर्जी का नेगेटिव इज काइनेटिक एनर्जी, देख लो वैल्यू वाइज। काइनेटिक एनर्जी को मतलब आपने डबल कर दिया। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी को आप उसकी डबल करोगे ये बॉडी एस्केप कर जाएगी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को डबल करना मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी को आप डबल कर रहे हो इसका मतलब v को आप √2 टाइम्स कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हो इसका मतलब स्पीड को आप क्या कर रहे हो? √2 टाइम्स कर रहे हो। फिर इसको √2 टाइम्स करो। जैसे ही आप इसको √2 टाइम्स करोगे मतलब आप √2 टाइम्स ऑफ gm बाय r कर रहे हो। पहले अंडर रूट ऑफ gm बाय r थी, अब वैल्यू कितनी हुई? √2 gm बाय r। सर एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या था? अरे भाई साहब आपको एस्केप कराना है ना, मतलब उसको वहां पे एस्केप स्पीड देना है। कहने की बातें तरीके अलग अलग भले ही हो, बेसिकली आप क्या बोल रहे हो?
इसकी स्पीड को अगर एस्केप स्पीड के बराबर रख दूं तो बॉडी विल एस्केप, फ्री हो जाएगी वर्ड से। तो देखो यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी को डबल करना मतलब उसकी स्पीड को √2 टाइम्स करना। और आपको पता है किसी हाइट पर अगर v नॉट को √2 टाइम्स कर देते हो तो वो एस्केप स्पीड बन जाता है। तो आप ये रिलेशन भी याद कर सकते हो कि एस्केप स्पीड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। किसी भी पॉइंट, उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिस पॉइंट पे खड़े हैं उसी पॉइंट पे एस्केप स्पीड, सरफेस से मत कंपेयर करना है ना। r हाइट पर है तो r हाइट पे एस्केप स्पीड की बात कर रहा हूँ, सेंटर से r डिस्टेंस पर, ठीक है। और ध्यान रखना है एस्केप स्पीड में एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एंगल पे बॉडी को थ्रो करो, अगर उसकी स्पीड अगर एस्केप स्पीड के बराबर है दैट विल गो अवे फ्रॉम द सरफेस। आप ये मत सोचना कि सर मैंने इस एंगल पे फेंकी तो बॉडी नहीं जाएगी। आप वर्टिकल फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, बस ध्यान रखना है ऐसे मत फेंकना कि सामने दीवार में जाके टकरा जाए। अगर वो किसी बॉडी पे टकराए नहीं, आसपास सरफेस पे किसी पे टकराए नहीं, तो आप किसी भी एंगल पे बॉडी को फेंक दो, इट विल एस्केप आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या ये बातें क्लियर हैं? यस सर। सुनने में अच्छी लगती है ना सारी चीजें, लगता है सर सब समझ में आ रहा है यार, फिजिक्स तो बड़ा मजेदार है लेकिन जैसे सॉल्व करने पड़ते हैं सब कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आप सुनते सुनते आपको लगेगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, बिकॉज कब तक समझ में आ रही है जैसे ही हम एक बार रिवीजन या 2 बार रिवीजन करेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, चीजें गायब हो जाएंगी। लिख लो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आगे जाके कैप्लन ने लॉ दिया था, मैंने आपको पहले बता दिया था कैप्लन के लॉ में भी आएगा। चलो आगे बढ़े। चलो आज देखो, सर आपकी स्क्रीन चली गई। क्या और स्क्रीन चली गई? नो सर आ रही है। आ रही है यार, ऐसा मत बोल। हाँ, ऐसा नहीं किया। बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर क्लियर है। किसान रिजॉइन कर लो। Now we are talking about geostationary satellite. देखो हमारा जो टीवी वगैरह का आपने देखा कि सैटेलाइट से आजकल चलती हैं टीवी वगैरह, देखें डिश टीवी वगैरह यूज करते हैं हम। तो ये कैसे काम करती हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे चीजें हो रही होती हैं वो सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट को, और वो सैटेलाइट पूरे इंडिया, अपनी बात इंडिया की कर लो, वर्ल्ड की कर लो, आप बोलते हो पूरे वर्ल्ड में वो आपको भेजते हैं सिग्नल्स, और आप उनको कैच करके आप टीवी में देख लेते हो। अब जरा देखो वो कैच कौन कर रहा है, जरा कोई बताएगा टीवी में वो सिग्नल आ कहाँ से रहा है, सैटेलाइट से कैच कौन कर रहा है? एनीवन? बोला करो यार। सर ऊपर जो डिश लगी है
ऊपर जो डिस्क लगी है वो, वेरी गुड। अब अगर देखो कि सैटेलाइट मान लो ऐसे है, इधर सिग्नल भेज रहा है, इस तरह से आपने अपनी डिस्क को, इसलिए आपको एक फेस करना पड़ता है, देखा है, ये एडजस्ट करना पड़ता है। सैटेलाइट की तरफ आपने मुंह बना दिया, हाँ सर एकदम सिग्नल क्लियर आ रहे हैं, आपने उसको छोड़ दिया। अब ये सैटेलाइट तो मूविंग है, ये सैटेलाइट तो कैसी है, मूविंग है, तो फिर तो यार इसको बार बार घुमाना पड़ेगा, नहीं तो यार सैटेलाइट इधर चला गया, आपका फेस इधर है, सिग्नल आएंगे ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना, जैसे आप टीवी का रिमोट लेके बैठते हो, वैसे ही आपको डिस्क साथ में लेके बैठना पड़ा करता। आप क्या करते हैं, थोड़ी देर सिग्नल घुमा दिया, फिर थोड़ी देर बाद घुमा दिया, क्योंकि वो तो सैटेलाइट तो कंटिन्यूअसली घूमती रहेगी। बट ऐसा नहीं होता, इसका मतलब सर डिस्क और सैटेलाइट हमेशा आमने सामने है, क्योंकि वो जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी मतलब क्या हुआ, जियो अर्थ से रिलेटेड वर्ड है, और स्टेशनरी मतलब रेस्ट से रिलेटेड वर्ड है। मतलब वो ऐसी सैटेलाइट है कि अर्थ पे अगर आप कहीं पे खड़े हो जाओ तो आपको हमेशा उसी डायरेक्शन में दिखती रहेंगी, रेस्ट पे लगेगी। इसका मतलब वो सैटेलाइट ऐसी है कि आपके साथ साथ घूम रही है। अगर अर्थ घूम रही है तो सैटेलाइट भी घूम रही है। तो जितना एंगल अर्थ घूमती है उतना ही एंगल सैटेलाइट घूमती है, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है। भाई वो एक पूरा रोटेशन अर्थ जब करती है 360 डिग्री का 24 आवर्स में कर लेती है। तो इसका मतलब वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ का रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। टाइम पीरियड सेम होगा, मतलब हमेशा मुझे एक ही एंगल पर दिखेगा, राइट। जितना मैं घूम रहा हूँ, मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, अर्थ तो घूम रही है ना, तो उतने एंगल से वो भी घूम रही होगी। तो ऐसी सैटेलाइट को हम बोलते हैं जीए सैटेलाइट। और ऐसी सैटेलाइट तभी पॉसिबल हो सकती है जब वो इक्वेटर के पैरेलल किसी ऑर्बिट में डाली गई हो। पहली चीज तो हमेशा पहली बात तो ये कि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यही हो सकती है कि इक्वेटर के किसी पैरेलल ऑर्बिट में, राइट, इक्वेटर के अलोंग ही होगी। आप बोलोगे सर ऐसी कोई ऑर्बिट में नहीं डाल सकते, आप उसको कभी जियो स्टेशन सैटेलाइट आपको नहीं मिलेगी। तो केवल ऑर्बिट आपकी ऐसी हो सकती है जियो स्टेशनरी। दूसरा टाइम पीरियड सेम है। तो जब दोनों के टाइम पीरियड के फॉर्मूला निकालना आता है, आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 पाई स्क्वायर बाय Vm into r क्यूब। ये टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 24 आवर्स, मतलब 36 कितना 60 मिनट्स 30 सेकंड, ऐसी कुछ कर देते हैं। इक्वेट करोगे तो यहाँ से देखो r की वैल्यू निकालोगे, r क्या है यहाँ पे, r प्लस h। तो r की वैल्यू निकाल के h निकालोगे तो h की वैल्यू लगभग लगभग आता है 36,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब सरफेस से 36,000 किलोमीटर पर जाके उस सैटेलाइट को आपको लगाना पड़ेगा उस ऑर्बिट में जो कि इक्वेटर के पैरेलल ऐसी होगी। और वो भी सरफेस से कितनी हाइट पे, लगभग लगभग 36,000 किलोमीटर। ये वैल्यू आती है 35899 के अराउंड। मैं राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो लगभग 36,000 किलोमीटर। और उसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 24 आवर्स के बराबर होगा। यही चीज क्लियर है। ऐसी सैटेलाइट आपको बोलते हैं जियो स्टेशन सैटेलाइट। मतलब आपको अर्थ के किसी पॉइंट पे आप खड़े हो गए तो आपको हमेशा वो रेस्ट पर दिखेगी, आपको हमेशा लगेगा ये सैटेलाइट यहीं पर थी। इसलिए आपको डिस्क को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार डिस्क आपने सेट कर दी, उस डिस्क के रिस्पेक्ट में वो सैटेलाइट हमेशा रेस्ट पे रहती है। क्या ये बातें क्लियर है? समझ में आया सैटेलाइट कैसे काम कर रहा है? ठीक है, तो इसकी कुछ डेटा याद रखने वाले ये हैं डेटा। टाइम पीरियड सेम होता है, इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो बातें हुई सैटेलाइट की। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सर हाँ बेटा, सर जिसके घर में वो डिश ना लगा हो वो कैसे सिग्नल आता होगा फिर? क्या होगा बेटा? जिसके घर में डिश ना हो सर उसमें सिग्नल कैसे कैप्चर होता है सर? ऐसा ऐसा कहाँ पे होता है कि कहीं डिश ना लगा हो यार? ऐसे कैसे बिना बिना किसी उसके टीवी में सिग्नल कैसे जाते हैं यार? केबल वाला सर टीवी होगा ना। हाँ सर। केबल वाला होगा यार, तो केबल लेके कहीं सिग्नल उससे डिश से कनेक्टेड है ना यार। वो तेरे छत पे नहीं लगा है, वो जहां से तू केबल लेके आया उसके यहाँ पे लगा है। ओके सर। एक पहले केबल वाली चलते थे राइट, आजकल ये डिश वाले। पहले एक आपने, अगर आपको शायद आपने देखा ही नहीं होगा, मैंने तो देखा है। पहले केबल ऑपरेटर होता था, उसके बड़ा सा छतरी लगा होता था, बहुत बड़ा छतरी लगा होता था राइट, और उसके यहाँ से कनेक्शन दिए जाते थे सबको। तो भाई वहां छतरी लगा होता था और वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लोकल केबल ऑपरेटर आज भी चलते हैं, आपको पता नहीं उसके यहाँ बड़ा सा छतरी लगा हुआ है, लेकिन आज भी केबल ऑपरेटर लोकल चलते हैं अलग अलग लोकेशन पे।
और एक होते हैं जो नेट से चल रहे हैं आजकल। वो नेट वाला कंसेप्ट अलग हो गया। वो नेट वाला तो कहाँ से, टावर से ले रहा है, तो टावर पे लगे छतरी लगे देखिए टावर्स पे, हाँ सर। है ना, तो वो वहां से चल रहे हैं। तो छतरी तो लगी है भाई, बिना छतरी के काम नहीं चल रहा है। तो केबल वाले भी है, वो कहीं छतरी लगी है, वहां से कनेक्शन लेके आए हैं आपके लिए, और आपके घर पे लगाए, तो आपने अपने घर पे छोटी छोटी छतरी। आजकल वो छतरी इतनी इतनी अच्छी आने लगी है कि आपके घर पे एक छोटी छतरी से काम होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर मेरे घर पे भी छतरी लगी होती तो एक काफी बड़ी छतरी लगी होती थी। मेरे घर के बगल में एक अंकल जी रहते थे, उनके यहाँ पे कुछ टाइम पे इतनी बड़ी छतरी लगती थी, और हमारे यहाँ पे तो केबल भी नहीं थी। तो हम ये सोचते थे कि क्या इन्हीं के में से वायर डाल रहे हैं, है ना, ऐसा सोचता करते थे। हमेशा पापा को परेशान भी करते थे कि उनके यहाँ देखो केबल लगा हुआ है, हमारे यहाँ केबल नहीं है। तो उनके यहाँ इतनी बड़ी छतरी छत पे लगी थी। अब वो कैपेबल थे, उन्होंने लगा ली छतरी। बाकी लोग हर कोई अपनी छतरी कैपेबल नहीं होते, वो क्या करते थे, मंथली बेसिस पे एक किसी अंकल के यहाँ लगा होता था, वो सारे मोहल्ले में वायर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। तो वो स्टाफ से रेंट वसूला करते थे, तो उनके घर पे बड़ा छतरी लगा होता था, करेक्ट। इस तरीके से होता था। इज इट क्लियर? सर। गुड। Now we are talking about Kepler's law. Planetary motion. देखो हुआ क्या कि बहुत पुराने टाइम की बात है, जब हम बात करते थे कि सर हमें इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, जब बाइबल लिखी भी नहीं गई थी, राइट। बाइबल लिखने से पहले कोई यहाँ पे क्रिश्चियन है क्या? एनीवन हु इज क्रिश्चियन हियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी जो बातें हैं वो सिर्फ ऐसे सोचिए कि एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी मैंने भी सुनी हुई है, तो उसे स्टोरी की तरह लीजिए। आई डोंट नो कितनी इसमें रियलिटी है, कुछ रियलिटी तो है खैर। तो द थिंग इज कि उस टाइम पे जो बाइबल लिखी नहीं गई थी या लिखी जा रही थी, उस टाइम की बात है। वहां पे दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक होते थे एरिस्टोटल और एक हुआ करते थे प्लूटो। तो दो थ्योरी उस टाइम पे हुआ करती थी कि सर ये जो अर्थ है वो सेंटर पे है एंड सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये प्लूटो ने दे रखी थी। एरिस्टोटल ने बोला था नहीं, हीलियोसेंट्रिक बोला उसने, मतलब हीलियो मतलब हीलियम, हीलियम का गोला सेंटर पे है, यानी सन सेंटर पे है एंड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। लेकिन उस टाइम पे प्लूटो काफी पॉपुलर हुआ करता था, सिग्निफिकेंट हुआ करता था। तो प्लूटो की थ्योरी उठा के आपकी कई बुक्स में आ गई, जिसमें बोलते हैं बाइबल ने भी प्लूटो की थ्योरी को ले लिया। अब वो ये कि आगे चल के कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको प्रूव करने की कोशिश की, नहीं यार हीलियोसेंट्रिक ही होता था यार, ये गलत बात आ गई है। तो कई बार कोपरनिकस ने बोला कि भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, ये तो हीलियोसेंट्रिक है। तो भाई अब क्या होता कि जो चीज आपके रिलीजियस बुक में आ गई उसको आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। हमें तो नहीं मालूम ना किसने, हमें तो कहा हमारे जिसने लिखी थी वो इम्पोर्टेंट थी। लड़ाई तो वो झगड़ा ये भी हो कि जाता था ना इस बात पे। अरे भैया वहां पे फांसी हो जाती थी, तुम लोग, हाँ हाँ हाँ, मैंने सुनी है सर ये वाली कहानी। है ना। तो कोपरनिकस के अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया कि भाई साहब उसको उठा दो, लटका दो। कोपरनिकस तो दूर रहता था, बच गया। थोड़े दिनों बाद आया गैलीलियो। गैलीलियो ने बोला भाई साहब कोपरनिकस जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। गैलीलियो भाई रोम में रहता था, वेटिकन सिटी के आसपास नहीं, बहुत पास में था। उसको घर पकड़ लिया गया और उसको उठा के सामने खड़ा कर दिया गया कि भाई साहब क्या बोल रहे थे। तो बोले हाँ सही बात बोल रहा था, यही बात है कि सर हीलियोसेंट्रिक है। तो उसने बोला चलो उसको फांसी दे दो। अब फिर एक लेजेंड है, आई डोंट नो कितनी रियल है, एक लेजेंड जिसको हम बोलते हैं, छोटी सी स्टोरी है, दंत कथा जिसको बोलते हैं, कि भाई गैलीलियो ने चार जज के सामने चार जज ने गैलीलियो को एक कंडीशन दी, हम आपकी फांसी की सजा को कम कर देंगे अगर आप पब्लिक में अपने जो वर्ड्स हैं उनको वापस ले लो। अब गैलीलियो मरता है ना, क्या ना करता, तो उसने क्या कहा कि ठीक है, उसने पब्लिकली ये बोल दिया कि यार जो भी है मैंने जो बोला वो गलत बोला यार, ये बात सही नहीं है, जो लिखा है वही सही है। और बोलते हैं कि उसने जज की तरफ पलट के ये बोला था कि यार मेरे बोलने से क्या होता है, जो सही है वो सही है,
तो उसको उठा के कारागार में बंद कर दिया गया और उसने अपने बाकी के सारी जो बुक्स वगैरह लिखी हैं वो कारागार में लिखी, ऐसी स्टोरी है। ठीक है, तो बेसिकली काफी टाइम बाद एक काफी लुई 16 करके फ्रांस का एक किंग हुआ जो कि अगेन क्रिश्चियन था। उसने प्रूव किया ना मेरे बाइबल पे इतने सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्यों ना मैं प्रूव कर दूं कि बाइबल में जो लिखा है वो सही है। और उसने उससे डेटा कलेक्ट करना, वो रात में डेली बैठता और सारे सैटेलाइट जो भी उस टाइम पे देखते थे, जो भी उनके पास डिवाइसेस थे, स्टार्स और सैटेलाइट की पोजीशन नोट किया करता था पेपर पे। 20 साल तक उसने कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप इस डेटा को कलेक्ट किया, लेकिन 20 साल बाद उसने रियलाइज किया कि मैंने डेटा तो बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, 2-3 कमरे भरे हुए हैं, लेकिन मेरी उम्र निकल गई है, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है। तो उसने क्या किया, अपने एक शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को बोला कि भाई ये डेटा ले और उसको प्रूव कर, कैलकुलेशन कर और प्रूव कर कि जो वहां लिखा था वो सही था। तो भाई साहब उस बंदे ने डेटा कलेक्ट किया। डेटा पहले ऐसा तो था नहीं कि भाई ये कंप्यूटर में फीड कर दो रिजल्ट दे देता था, भाई पेपर पे बातें होती थी और 1-2 कमरे भर के अगर डेटा हो तो उसके 20 साल निकल गया भाई साहब उसकी कैलकुलेशन करने में। बट वो डेटा इतना एक्यूरेट था कि उसने इतने एक्यूरेसी के साथ उसने कैलकुलेशन कर पाई, जो उस टाइम पे उसने लॉस दिए, उस लॉस से आप बोलते हो कि वो हजारों साल बाद की भी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता है कि कौन सा सैटेलाइट या कौन सा स्टार कहां पर एग्जिस्ट करेगा उस टाइम पर। ठीक है, और उसने बोला कि वो जो स्टूडेंट था वो था केपलर। तो केपलर ने फिर 3 लॉज दिए प्लैनेटरी मोशन को, और उसने ये प्रूव कर दिया कि बाइबल में जो लिखा था, अगर हम माने वो जो लिखा है कि जो सर अर्थ इज एट द सेंटर वाज रॉन्ग। प्रूव करने कुछ और चला था और वो प्रूव कुछ और हो गया। तो केपलर के 3 लॉज आते हैं बेसिकली। पहला तो उसने बोला कि सर लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि सर कोई भी सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। कैसे ऑर्बिट? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 फोकस होते हैं, उसमें सन किसी एक फोकस पे रहता है। एवरी प्लैनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, पहला। ठीक है, दूसरा लॉ क्या उसने, आप बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज उसने क्या बोला, ये किस पे बेस्ड था, ये आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसने बोला कि सर इसी की बात कर लेते हैं। मैंने कहा मान लो यहाँ की बात करते हैं, किसी भी प्लैनेट की 2 पोजीशन की बात कर लेते हैं, ये एक पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन है। अगर ए से बी जाने में उसको टी टाइम लग रहा है, और मान लो पी से क्यू जाने में भी उसको टी टाइम लग रहा है, तो ये जो एरियाज हैं, ये जो लाइन बनेंगी प्लैनेट एंड सन के, ये जो एरियाज हैं दैट विल बी इक्वल। व्हाट डज इट मीन कि सर a planet revolving around the sun so equal areas and equal interval of time। it means ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ जाने में जब टी है तो ये जो एरिया स्वीप कर रही है, आप बोलोगे सेम टाइम में अगर ये किसी और 2 पॉइंट की बात करें थे, टी से क्यू जाने में उसे जो टाइम लग रहा है वो भी सेम है, तो ये जो एरिया स्वीप किया है ये दोनों एरियाज कैसे होंगे, सेम होंगे। सेम टाइम में सेम एरियाज अगर वो स्वीप करेंगे, तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई, अगर उसे यहाँ पे एरिया ज्यादा स्वीप करने को, ये डिस्टेंस ज्यादा थी तो लाइन लंबी थी, तो एरिया स्वीप करने के लिए ये डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये लाइन छोटी थी तो ज्यादा एरिया ट्रैवल करने के लिए आप बोलते हो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप बोलते हो कि प्लैनेट सन के पास आता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। यहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जैसे जैसे वो सन से दूर जाता है वहां पे स्पीड कम हो जाती है, और आप बोलोगे कि सर यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाती है, सन के पास जाएगा। एरिया मतलब रेट ऑफ एरिया इज कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं L/2। L is the angular momentum of the planet about the sun and m is the mass of the planet। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि एंगुलर, देखो कोई भी प्लैनेट किसकी वजह से घूम रहा है, सन के फोर्स की वजह से घूम रहा है। तो सन का फोर्स कितना लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द प्लैनेट, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द प्लैनेट। तो अगर मैं अबाउट द सन एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो हमेशा 0 ही आएगा। तो if the force is acting towards this point, तो सन के अबाउट अगर मैं कभी भी टॉर्क निकालूंगा तो 0 आएगा। तो मतलब सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं लगेगा, सिर्फ सन के अबाउट आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा।
तो आप बोल सकते हो अगर मैं ये दो एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूँ, यहाँ पे डिस्टेंस ले सकते हो, यहाँ तक बनाता हूँ फिगर। ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे स्पीड अगर v1 मान लूँ और ये जो यहाँ पे स्पीड v2 मान लूँ, ये डिस्टेंस को अगर मैं r1 मान लूँ और ये डिस्टेंस को अगर मैं r2 मान लूँ, ये साइन, तो आपको पता है कि इन दोनों पे मोमेंटम, किसी भी पॉइंट में मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बट यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा? आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम इज mv1r1 बिकॉज़ एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो mv2r2 होगा, और ये दोनों ही कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इन दोनों किसी और पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, बट वहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, तो हम इतनी इजीली निकाल पाएंगे। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 है, इसलिए हम बोल रहे हैं इन दो पॉइंट पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि v1r1 v2r2। एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे सन के पास जाओगे, दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट एंड दिस इज द फारथेस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा स्लो होगी और यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट। तो ये दो बातें की, तो उसने लॉ ऑफ एरिया जो बेस्ड है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, आप बोलोगे एरियल वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया पर सेकंड, एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी किसी भी प्लैनेट की, थर्ड लॉ होता है टाइम पीरियड के लिए। देखो, अच्छा ग्राफ पढ़ाए थे क्या हमने तुमको? ग्राफ के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी ना? आया ना मैथमेटिकल टूल्स में? स्लोप, घूम रहा है शाम से। चलो खैर, मुझे नहीं मालूम, आप देख लेना। आपने बोला कि सर अगर इलिप्स की बात करें, इलिप्स में दो ये एक्सिस होती है, हाँ सर, पढ़ाया था। दो फोकस होते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो फोकस होते हैं, और आप बोलते हो एक को सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं और एक को सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये मेजर एक्सिस जो लंबा वाला होगा उसको ए बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ए बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बी बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हो, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3/2, सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3/2 पर डिपेंड करता है। अगर हम इसको कैसा मान लें, सर्कुलर पाथ मान लें, यानी हम अपने सैटेलाइट पे अगर लगाना चाहें तो सर्कुलर पाथ मान लें, तो टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। तो रेडियस मानेंगे हम उसको। अगर एलिप्स माने तो आप बोलोगे सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3/2, और अगर सर्कुलर मान लें तो t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। अगर ऑर्बिट कैसा मान लें, सर्कुलर, देखा था सैटेलाइट में ये रिलेशन आया था, t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, यस और नो? सर्कुलर ऑर्बिट की पावर 3/2। तो ये तीन लॉस थे, और इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर है ये तीनों लॉस? यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। चलो, अगर ये चीजें क्लियर है तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन, तो ये बात नमन दोषी, अच्छा नो सर मुझे लगा क्लियर नहीं है। अगर देखो ये बात हो गई ग्रेविटेशन के पूरे चैप्टर की, अब इस पे क्वेश्चंस कुछ मेरे दिमाग में याद आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूँ, कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में हैं, दिमाग में आएंगे तो मैं पूछ लूंगा। चलो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। एक तो मैं आपको बता दूं, जो ग्राफ बताया था अर्थ के लिए और ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो ग्राफ 3 बार पूछा जा चुका है। कभी आपको वेक्टोरियल फॉर्म में पूछा जा चुका है, और कभी आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछा जा चुका है। 3 टाइम्स तो वही पूछा जा चुका है, वो ग्राफ डायरेक्टली, तो ग्राफ आपको याद रहना चाहिए। उस ग्राफ को 3 बार नीट ने पूछा हुआ है। एक दूसरा क्या होता है, वो ये पूछ लेता है कि सर अगर h हाइट पर g की वैल्यू कुछ है, तो बताओ उतनी ही वैल्यू किस डेप्थ पर होगी, किस डेप्थ पर g की वैल्यू सेम होगी। h हाइट पर कोई अगर वैल्यू है, तो बताओ किस डेप्थ पर d की वैल्यू, डेप्थ निकालो कि सच दैट g विल बी द सेम। आपने बोला, कहने का मतलब क्या है कि सर g एट एनी हाइट h इज इक्वल टू g एट एनी डेप्थ d, तो h और d में क्या रिलेशन होगा? मैं कहा दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन h इज वेरी स्मॉल। h अगर बहुत ज्यादा होगा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक की पावर बहुत ज्यादा आती है, पावर 1/2 आएगी, याद है जनरल फॉर्मूला gm/r + h का होल स्क्वायर, है ना? ऐसे आती थी।
और एक में फॉर्मूला आता है dm r क्यूब इंटू r प्लस ऐसा था ये डेप्थ दी। मैंने कहा दिस इज ओनली पॉसिबल जब h की वैल्यू बहुत कम हो, क्योंकि तब आपको पता है h का फॉर्मूला आता था g at surface into 1 minus 2h by r, और g at depth का फॉर्मूला आ जाता था g at surface into 1 minus d by r। मैंने कहा अब इक्वल करने में आसानी होगी, तभी आपकी वैल्यूज इक्वल हो पाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, रख दो d s 1 minus 2h by r is equal to d at surface 1 minus d by r। सर उस वाली हाइट का 12 होता है क्या? क्या होगा बेटा? डेप्थ में जो आपने पूछा वो हाइट का ट्वाइस में आएगा? तो सॉल्व कर लो तो बदल जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किया मैंने कहा 1 minus 2h by r is equal to 1 minus d by D by 2. b कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, r से r भी कैंसिल, h की वैल्यू आ रही है d by 2 या d की वैल्यू आएगी 2h। तो सॉल्व करना आना चाहिए, मुझे कोई रटने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट में, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो नीट में आया है। आई गेस लास्ट ईयर या लास्ट ईयर एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वही बताता हूँ कि सर उसमें क्या किया गया है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन के, यार इसलिए बोलता हूँ मैं। ये सन है ए बी एंड सी, इसी प्लैनेट की 3 पोजीशन दे रखी हैं। मुझे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है, काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट सी में रिलेशन बताना है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। एनीवन? ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आई नोट रॉन्ग। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ देख के आंसर आता है। सर सी में सबसे ज्यादा होगी और ए में सबसे कम। क्योंकि सर सी सबसे तेज घूमेगा सन के पास है ना। मैंने कहा जितना दूर होगा उतनी स्पीड कम हो जाती है और जितना पास होगा उतनी स्पीड ज्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास एंड स्पीड पे। मास तो सैटेलाइट का सेम ही है, तो आप बोलोगे सी पे सबसे ज्यादा होगी, फिर बी वाला थोड़ा सा कम और ए वाला सबसे कम। ये क्वेश्चन है नीट के भाई साहब, इतने टफ क्वेश्चन आते हैं नीट में। कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो बहुत इजी होते हैं, और नहीं होते तो सोचते रहना, पता ही नहीं चलेगा। ये तो मैंने आज तुरंत ताले कंसेप्ट बताए तो आपको फिर भी हिट हो रहे हैं। अभी जब कंबाइन हो जाएगा 1 महीने बाद की बात करोगे तो शायद ये भी हिट ना हो। क्लियर? और तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि सर बताओ किस हाइट पर उसकी स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट अचीव कितनी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एस्केप स्पीड पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए गए। एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड का जो रिलेशन था उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। ठीक है, और आप लोग देख लेना, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रेविटेशन में, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, 2018 में शायद पूछा गया था कि सर एक एस्ट्रोनॉट को उठा के आपने ग्रेविटी फ्री स्पेस में छोड़ दिया, 2 एस्ट्रोनॉट्स को, तो बताओ टाइम के साथ उन एस्ट्रोनॉट की स्पीड कम हो तो डिस्टेंस ज्यादा होगी कम होगी कैसी होगी? तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी। ग्रेविटी फ्री स्पेस बोल दिया, मतलब अब वहाँ पे ये कंफ्यूजन है, ग्रेविटी फ्री मतलब किसी के बीच में भी ग्रेविटी नहीं लगेगी, या फिर वहां पे अर्थ या किसी और सैटेलाइट का ग्रेविटी नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कंट्रोवर्सी। तो हम ग्रेविटी फ्री का मतलब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी और सैटेलाइट या प्लैनेट का ग्रेविटी वहां पे नहीं लग रहा होगा, बट 2 मासेस हैं, दोनों का आपस में ग्रेविटी तो लग रहा होगा और आपस में वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो उनके पीछे डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द नीट फाइनली। पहले उन्होंने कुछ और आंसर दिया था, नीट ने बाद में अपने आंसर को चेंज किया था। And you won't believe that one of my students who has got 175 marks in that exam paper, 175 marks in that exam paper, and he challenged this question to me. ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन उसका गलत हुआ था वो ये वाला, और उसने चैलेंज किया था। जो आपको चैलेंज करने का मौका मिलता है नीट का, अगर आपको लगता है कोई भी आंसर आपका गलत है, 1000 रुपीज फीस लगती है और उसको चैलेंज किया जाता है। अगर आपका आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो 1000 रुपीज रिफंड हो जाते हैं, नहीं तो रिफंड नहीं होता है। He challenged that question कि सर ये आज से 2 साल या 3 साल पहले की बात है, 2017 या 18 की बात है। तो he did that and you won't believe
मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर टिक किया था वो था जो नीट ने आंसर दे रखा था। बहुत कम लोगों ने आंसर ये वाला टिक किया था और इसका गलत हो गया था, एंड ही चैलेंज दैट एंड ही गॉट 180, करेक्ट? So that guy from Delhi only 2 or 3 years back he did that and उसका स्कोर 180 कन्वर्ट हो गया था। जबकि उसका 175 आया था, वो मानता है यार सर क्या छोड़ दो ना, 175 आ गया ना। नो, जिसको मार्क्स से प्यार होता है ना वो एक एक के लिए डर जाता है कि सर मेरे 180 क्यों नहीं है। ही वाज वेरी गुड इन फिजिक्स। बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो अच्छा था, बट फिजिक्स उसका सबसे अच्छा सब्जेक्ट हुआ करता था। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत कम लोगों का फिजिक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए मुझे याद है वो कंट्रोवर्सी हुई थी काफी, और आज भी अगर आप डिस्कशन करने बैठते हैं तो कई टीचर्स हम उस पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके बैठे रहते हैं। कोई टीचर कुछ और बोलेगा, कोई टीचर कुछ और बोलेगा, ठीक है? तो ऐसा होता रहता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि ये डिफरेंसेस एंड व्यूज की बात करें, ऐसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर्स में भी कई बार ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हम डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी बात पर वो दोनों ही सही होते हैं। और ये बात बता दूं, ये क्वेश्चन 2019 का, ठीक है, 2019 का एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था जिसको नीट में चैलेंज किया गया और नीट ने आंसर चेंज किया, और फिजिक्स वाला टीचर बोलता है कि आंसर थर्मोडायनेमिक्स दोनों में आता है ना, फिजिक्स वाले के अकॉर्डिंग उसने सही किया नीट ने, केमिस्ट्री वाले के अकॉर्डिंग उस बिल्कुल भी सही नहीं किया गया, गलत आंसर को नीट ने सही मान लिया। तो वहां पे भी कंट्रोवर्सी हुई, बट फिजिक्स वाला आंसर सही माना गया। इसको मैं कोई जीत और हार नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट कुछ कंसेप्ट होते हैं वहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाती है, कहीं पे वो अपने लेवल पे वो सही है, हमारे लेवल पे हम सही होते हैं। तो खैर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को अवॉइड करता है नहीं, तो डोंट वरी, जनरली अवॉइड किया जाता है। एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं 2019 का इंसिडेंट बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन द ग्रेविटेशन। कोई डाउट? एनी डाउट अगर आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप ग्रेविटेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डीपीपी प्रोवाइड करना है, मैं आपको कल डीपीपी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मोस्टली जो टेस्ट आ रहा है वो क्वेश्चन की डीपीपी ऑलरेडी आपको मिल गई है। नीट के प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना, और क्या, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। सर पोलर सैटेलाइट्स बताया था आपने?